आ जाइए साथियों, हम भी आ गए हैं। सीयूईटी एस्पायरेंट्स कल हमने पढ़ा था भारत, आपके लेवल से डीप जाके देखा था आपने, उसको एक बार दो बार देखा होगा, समझ में आ गई होगी बात। आज उससे आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान जो हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य ये पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे 1991 तक के विकास की रणनीतियां। यहां पे नई आर्थिक नीति लागू हो गई थी, याद रखना। 19 नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लागू हुई थी वो 1991 में। तो इससे पहले तक का जो विकास की स्ट्रेटेजी थी, विकास की रणनीतियां थी, पॉलिसी जो बनाई, उनका अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। लक्ष्य दिमाग में है कि आज हमें क्या करना है। भारत में आर्थिक नियोजन की बात करनी है, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य और नई आर्थिक नीति जब लागू हुई 1991 में, उससे पहले तक का जितना भी था सारा कुछ करेंगे। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ यो दिया हो घरा, ओटीपी घरा देखे, ओटीपी अगर चाहिए तो घरा देखे हमें ओटीपी। हाँ, कोड में बता रखे हैं ना, या तो फिर ही बताऊं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये कोड आया है 30 41 54। हाँ जी, ठीक। क्या बात कर रहे थे हम? कॉल आ गया बीच में एक। इन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य और 1991 की नई आर्थिक नीति। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये आवाज 1-2 दिन लगेंगे थोड़े से ठीक होने में, झेलिए तब तक। इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके भूमिका जिसको हम कह रहे हैं कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे। इससे पहले हमने कहा था कि अंग्रेजों ने विरासत में जो दिया था हमको, अंग्रेजों ने विरासत में क्या दिया हमको? अंग्रेजों ने विरासत में दिया भुखमरी, अंग्रेजों ने विरासत में दिया गरीबी, अंग्रेजों ने विरासत में दिया अल्प विकास, असमानता और धीमी आर्थिक प्रगति जो है हमको उसमें दी। ना तो हमें विकास करने की क्षमताएं थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ दिया था कि हम विकास करने की क्षमताओं को नहीं कर रहे थे। तब आजादी के बाद जो है देश की सरकारों ने इस देश का आर्थिक विकास करने के लिए कुछ प्लानिंग की, कुछ योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं को कहा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें देश के साधन जो हैं, उत्पादन के साधनों की बात कर रहे हैं, देश के साधन जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको पूरा करना, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करना।
आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, देश के उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित अवधि में, वो अवधि 1 साल की हो सकती है, वो अवधि 5 साल की हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, तो उस अवधि में जो आर्थिक विकास के हम टारगेट तय करेंगे कि हमें ये अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करने हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करना जो है वो हमारा कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कोई भी एक अधिकारी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है जिसको नियुक्त किया जाएगा, कोई भी संस्था, कोई भी अधिकारी जो इस प्लानिंग का कामकाज देखेगा, प्लानिंग बनाएगा, वो नियुक्त किया जाता है। और भारत में ये काम दिया योजना आयोग को। किसको दिया गया बेटा? योजना आयोग को काम दिया गया, प्लानिंग कमीशन को। किसको दिया गया? प्लानिंग कमीशन को। बात आती है, प्रश्न बनता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। और योजना आयोग के बाद में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो रही थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो योजना आयोग के 1 साल बाद से स्टार्ट हुई हैं, दिमाग में रखना, 1951 से। इन दोनों में कंफ्यूजन आता है अक्सर, बच्चे पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई और दिमाग में रहता है योजना आयोग बना 1950 में, तो पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट हो गई थी। नहीं, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आ गई, और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो दिमाग में रखना, योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में और योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया 1951 में। योजना आयोग के अध्यक्ष, आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो फिलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के बाद में अब नए आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया था, जिसका नाम है नीति आयोग, NITI आयोग। नीति आयोग फरवरी 2015 में इसकी पहली बैठक हुई थी, फरवरी 2015 में इसकी। हालांकि आगे डिटेल में बताऊंगा मैं इसके बारे में, फिर नीति आयोग के बारे में दिमाग में रख लेना, ज्यादा डिटेल है भी नहीं आपके सिलेबस। तो योजना आयोग जो है उसको आर्थिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, क्या हो रहा है आज, और आप लोग इसको देखें, इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम कर लेंगे अपने बलबूते पे, तो आपके पास बुक्स हैं और बुक्स आप मंगवा सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कि सर इसको कंटिन्यूस रखना है, क्योंकि आपका प्रेम मिलेगा ना, आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी हौसलावर्धन होता है हमारा भी, आगे वीडियो बनाने का मन करता है। और आप लोग निराशा में चले जाएंगे तो फिर हम तो निराश होने ही है। तो योजना आयोग, जिसको आर्थिक योजना बनाने का काम दिया गया, प्लानिंग करने का काम दिया, उसने जो है आर्थिक नियोजन की परिभाषा दी। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार कि कौन कौन सी हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज क्या हैं, उनके अनुसार कि हमारी प्राथमिकता में गरीबी उन्मूलन है, या हमारी प्राथमिकता में बेरोजगारी दूर करना है, या हमारी प्राथमिकता में आवास उपलब्ध करवाना है,
या और कोई हमारी प्राथमिकता में है, तो उनके अनुसार कि सबसे पहले क्या करना है, उसके अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये परिभाषा है योजना आयोग की। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, वहां पे आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, तो ये तो पूछेगा नहीं कि योजना आयोग की परिभाषा क्या है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? आपको बता सकता है मोंटेक सिंह आलूवालिया की, आपसे अरविंद पनगड़िया साहब की, या मनमोहन सिंह जी साहब की, या योजना आयोग की। तो आपका सही आंसर होगा योजना आयोग। छोटा सा प्रश्न बनता है एक, कि जब नियोजन की बात आई है तो आर्थिक और सामाजिक नियोजन का जिक्र किया गया हमारे संविधान में। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का जिक्र किया गया। आर्थिक और सामाजिक नियोजन का जिक्र किया गया, किसमें जिक्र किया गया? हमारे संविधान में। और संविधान की 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। और 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में है? आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा, 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची, है ना, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी होती है? पढ़ा होगा आपने, समवर्ती सूची, जिसमें ये सेंटर के काम है, ये स्टेट के काम है, और ये काम मिले जुले हैं, है ना। ज्यादा डिटेल आपको पॉलिटिकल के सर मैडम जो भी हैं वो आपको बताएंगे। तो हमारे संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन का जो काम है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन का काम है, वो कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में लिखा हुआ है कि भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन का कौन सी सूची में किया गया है? समवर्ती सूची में कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है? 7वीं में, 8वीं में, जो भी है, आपके ऑप्शन मिलेंगे। 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। यहां तक बात क्लियर हो गई हो। अब बात आती है कि बाजार शक्तियों के आर्थिक नियोजन हो कैसे? आर्थिक नियोजन की अवधारणा कैसे आई? कि आर्थिक नियोजन में बाजार शक्तियां काम करेंगी, का अस्तित्व, या इनके बिना कैसे आर्थिक नियोजन होना है? जस्ट ए मिनट। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। अ, बताएं आप। मैंने पहुंच कर, हाँ, बताएं बताएं बताएं, इंतजार ही कर रहा हूं मैं ऐसी गुड न्यूज का था। हाँ 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 हाँ, आप बता रहे थे, एक बार पहले जिक्र कर रहे थे ना। हाँ 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 हाँ, ऐसे कुछ बताया था। वेरी गुड यार, मजा आ गया ना साहब। मजा मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब कहाँ कहाँ रहेगा ऑफिस आपका? दिल्ली? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बात है। बहुत बहुत खुशी की बात है। तब तो ऐसे ही मिलना होगा, आप तो फोन पे ही। जब आप आए, वैसे ज्वाइन कब करेंगे वहां पे?
20 को ज्वाइन करना, 20 से पहले कभी भी आ जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं ना। कल स्कूल है, कल एक्चुअली क्या है, कल 2 एग्जाम है। हाँ हाँ, क्योंकि एक वो जो है ना, कल कल का ही दिन है वैसे वो, उसमें 5th बोर्ड का और फिर होम एग्जाम भी है, दोनों एग्जाम है। तो मेन जो है ना वो 5th वाला आ गया ना मेन लफड़ा, इसलिए। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि सुबह होंगे, कुछ लोग शाम को होंगे, और मंडे ठीक रहेगा। मंडे एग्जाम है, लेकिन एग्जाम बाद में है, 11:30 के बाद में है। नहीं, बोर्ड एग्जाम नहीं है, लोकल एग्जाम है वो भी क्या। हाँ, इंटरनल एग्जाम है। जो होम एग्जाम हमारे 9th 11th के और 6th 7th के वो हैं, बोर्ड एग्जाम नहीं। चलो, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुझे मुझे पता था कि कुछ ना कुछ अच्छा बात है, इसलिए मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं उसको बीच में पॉज कर दिया। मैं कहा नहीं 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 नहीं, हाँ, ये कोई नहीं। तो इसमें कोई ऑनलाइन तो चल नहीं रहा है कि बीच में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भाई मुझे बाद में रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, और फिर से एक बार बधाई। हम्म, देखो, बिल्कुल बिल्कुल टाइम कम है। 20 तारीख तो आ गया ना, अभी आज 14 तो हो गया। एक सप्ताह ही तो है। चलो, भागा दौड़ी तो जिंदगी में चलती रहती है हमेशा ही, लेकिन ऐसे मौके थोड़े ना मिलते हैं। हम्म, हम्म, हाँ 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 हाँ। एक्चुअली क्या है कि इस एक महीने में मैं इतना बिजी रहा था कि आपसे बात ही नहीं हो पाई। क्योंकि 14 से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, 14 मार्च, और 13 अप्रैल को लास्ट पेपर हुआ हमारा। 13 मतलब कल। कल पेपर हुआ, और एग्जाम इंचार्ज होने के नाते आपको पता है कि आप किसी के भी इंचार्ज, कितना सारा काम होता है। मतलब इन दिनों में लगभग मेरा फोन तो 12:30 तक तो एरोप्लेन मोड में ही रहा है। हाँ, क्योंकि फोन अलाउ भी नहीं होते हमें। हम्म, चलो मिलते हैं फिर मंडे को, है ना। हाँ, ओके बाय। हम्म, मैं बात कर रहा था, बीच में फोन आ गया, 2 5 मिनट बात हुई हमारी। शायद इसमें नहीं आया होगा, मैंने पॉज कर दिया था। कि बाजार शक्तियों के निर्बाध क्रियाकलाप के बिना आर्थिक नियोजन होता है, या बाजार शक्तियों के साथ में आर्थिक नियोजन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है वो आई कहां से। वो सबसे पहले इसकी संकल्पना जो है, इसकी अवधारणा आई, जो पुराना सोवियत संघ था, जिसको रूस कह रहे हैं ना हम, तो उसके विघटन से पहले सोवियत संघ, वहां से इसकी अवधारणा आई 1928 में। 1928 में भूतपूर्व सोवियत संघ ने इस अवधारणा को दिया पहली बार देश की समृद्धि के विकास के लिए। कि लेकिन उनकी जो सोच थी वो राज्यवादी सोच थी। कैसी सोच थी? राज्यवादी सोच थी। राज्यवादी सोच के अनुसार उनका नियोजन का जो मॉडल था, सोवियत संघ के नियोजन का मॉडल था, पूरी तरह से राज्यवादी है। जस्ट अ मिनट, ये फैन की साउंड जो है वो परेशान करेगी। वो कल कल वाली बात होगी, लाइट वापस चलेगी, इसलिए आज ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा। पंखा बंद कर दिया, गर्मी है, इसलिए बहुत थोड़ा करवाऊंगा आज। तो हमने कहा कि सोवियत संघ जो है उसने इस संकल्पना को दिया 1928 में, और इसका मॉडल जो था वो राज्यवाद पर आधारित था। और राज्यवाद पर आधारित होने के नाते इनकी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों का कोई रोल नहीं था।
बाजार शक्तियों का कोई रोल नहीं था। यानी बाजार में मांग, जैसे कीमतें निर्धारित होती है ना बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा, बाजार अपने आप डिसाइड कर लेता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां पे सारा काम बाजार करता है। लेकिन इनकी राज्यवादी सोच के अनुसार उत्पादन के जितने भी साधन थे, उत्पादन के जितने भी साधन थे, उस पर मालिकाना हक किसका, उस पर स्वामित्व किसका, सरकार का या राज्य का, सरकार या राज्य का, पूरी तरह से जो है कंट्रोल गवर्नमेंट द्वारा। ये इनकी सोच थी। कीमतों का निर्धारण करने में बाजार का कोई रोल नहीं था। कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, सरकार करेगी, राज्य करेगा, देश करेगा। ये जो है सोवियत संघ का मॉडल था। और इनका उद्देश्य जो होता है, इस तरह की जो सोच जो होता है, उनका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। क्या होता है, सामाजिक कल्याण। आपने देखा होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। सामाजिक आर्थिक विकास हो कि नहीं हो, लेकिन अधिकतम लाभ इनका उद्देश्य होता है। लेकिन राज्यवादी सोच के तहत सोवियत संघ का जो आर्थिक नियोजन का मॉडल था, उसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक कल्याण। और भारत ने आर्थिक नियोजन स्टार्ट किया। भारत ने आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया, याद करें। भारत ने आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया कब, याद करें, याद करें। संकेत बताऊं, 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर ली। 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर ली। अध्यक्ष कौन बने सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों बने, क्योंकि इसमें फिक्स हो गया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री। तो जब लास्ट फरवरी 2015 तक हमारा योजना आयोग रहा, तब तक जो भी प्रधानमंत्री रहे वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। तो भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, 1950 में नहीं, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। और हमने कहा ना, जहां से पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ 1951 में। और जब भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में प्रारंभ हुआ, तब तक सोवियत संघ ने काफी पुराना अनुभवी था। ये नियोजन के मामले में सोवियत संघ खूब एक्सपीरियंस था। और भारत ने इससे प्रेरणा ली। भारत ने ली प्रेरणा किससे, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से प्रेरणा ली कि हमें भी हमारे देश में आर्थिक नियोजन करना है। क्यों करना है, आर्थिक नियोजन की नौबत क्यों आई, क्योंकि ये आजादी के बाद का, जस्ट बाद का समय था। तब तक अंग्रेज जो है हमारे देश को खोखला कर चुके थे, हमारी अर्थव्यवस्था को जर्जर कर चुके थे। आर्थिक विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो इनको जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। और भारत ने प्रेरणा ली किससे, सोवियत संघ से। लेकिन भारत ने सोवियत संघ से प्रेरणा तो ली, लेकिन एज इट इज मॉडल जो था ना उनका, वो लागू नहीं किया। उनका राज्यवादी सोच वाला मॉडल लागू नहीं किया। वो पूरी तरह से उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व बताते थे कि सारा कुछ सरकार ही करेगी, निजी हाथों में कुछ भी नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रोल ही नहीं, जीरो। और भारत ने क्या किया कि कुछ उत्पादन के साधन जो हैं वो सरकार के हाथ में होंगे, और कुछ उत्पादन के साधन जो हैं वो निजी हाथों में होंगे। कुछ उत्पादन के साधन सरकार के हाथ में और कुछ निजी हाथों में। कहने का मतलब, भारत की जो अर्थव्यवस्था रही वो कैसी अर्थव्यवस्था रही, मिश्रित अर्थव्यवस्था रही। कैसी अर्थव्यवस्था रही बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था रही। तो ये जो है भारत के मॉडल था। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियोजन का मुख्य ढांचा जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित था, ऑप्शन में आ गया कि समाजवादी, जिसे वो राज्यवादी कह रहे थे ना, वो बिल्कुल वैसा, वही समाजवादी। दूसरा ऑप्शन आ गया आपका पूंजीवादी। तीसरा ऑप्शन आपका आ गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। और चौथा ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नियोजन का मॉडल जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। निजी क्षेत्र का
जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। और सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक कल्याण। क्या होता है बेटा? सामाजिक कल्याण। और भारत में नियोजन में ये दोनों चीजें आई हैं। ये नियोजन भारत में कब हुआ? मैं वापस से इस चीज को रिपीट, 1951 से भारत में नियोजन प्रारंभ हो गया। और किससे प्रारंभ हुआ? 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? 1950 में। और इसके आधार पर हमारी नियोजन कब प्रारंभ हो गया? 1951 में। पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हो गई। लेकिन अभी फिलहाल योजना आयोग नहीं है। फिलहाल योजना आयोग नहीं है। फिलहाल क्या है? नीति आयोग है। कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। फिलहाल हमारा है नीति आयोग। और नीति आयोग जो है, इसकी घोषणा हो गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को अनाउंस हो गया था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अनाउंस हो गया था। और 8 फरवरी, इसकी डेट है 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई। किसकी पहली बैठक हुई? नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई। इसीलिए ये मानते हैं कि नीति आयोग वर्किंग मोड में कब आया? फरवरी 2015 में। ठीक है। अब भारतीय नियोजन की बात हम वापस से करें। भारतीय नियोजन में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर झुकाव। भारतीय नियोजन में ये जरूर कहा कि दोनों क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। लेकिन झुकाव ज्यादा किस तरफ रहा? सार्वजनिक क्षेत्र की ओर। भारत की जितनी भी सरकारें आई हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक, उनका झुकाव सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा रहा है। क्योंकि हमने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य रहता है वो जन कल्याण या सामाजिक कल्याण की बात आती है। और भारत की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और भारत के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के साथ साथ गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज कल्याण रहना चाहिए, सामाजिक कल्याण रहना चाहिए। इसलिए भारतीय नियोजन में झुकाव जो है वो हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र की ओर रहता है। और बाजार शक्तियां जो हैं वो काम करती हैं, लेकिन उनका नियमन किया जाता है। उनका नियमन किया जाता है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियम कायदे कानून बनाकर उनको रेगुलेट किया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों को भारत में रिजर्व कर दिया। किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर रखा है कुछ विशेष क्षेत्रों को। जैसे पूरी तरह से हाथ में है इन गवर्नमेंट के भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये पूरी तरह से राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। एयर इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इंडियन रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये जो है वो पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। निजी क्षेत्रों पर नकेल कसने के लिए कि उनमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए कुछ कानून लागू कर दिए। जैसे एमआरटीपी कानून लागू किया गया निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के नियमन के लिए कि निजी क्षेत्र को कंट्रोल कैसे किया जाए। निजी क्षेत्र के नियमन के लिए एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस
एक्ट, MRTP एक्ट जो है वो बनाया गया किसके लिए? निजी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उन पे नियमन के लिए, और साथ में आपने सुना होगा इस नियमन के लिए एक पीडीएस सिस्टम लागू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने सुना होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कोटे की दुकान पे गेहूं चावल वगैरह मिलते हैं, वो सार्वजनिक वितरण की प्रणाली, वो भी सरकार द्वारा, जहां पे रियायती कीमतों पर, किफायती कीमतों पर आम जनता को राशन और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये सीधा सीधा हस्तक्षेप हो गया। और जो है तीसरी प्रकार से हस्तक्षेप जो है वो सरकारों का ये भी हो सकता है कि उत्पादन के साधन जो हैं, उत्पादक लोग जो हैं, उनको सरकार समझाए बुझाए, उपभोक्ताओं को समझाए बुझाए कि आपको इस तरह से करना है। तो ये जो है इनकी प्लानिंग के लक्षणों की बात आ रही है। अब बात आती है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। दो प्रकार के इनके उद्देश्य, एक तो दीर्घकालीन उद्देश्य और एक उद्देश्य थे इनके अल्पकालीन उद्देश्य। इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दीर्घकालीन उद्देश्य जो हैं वो होते हैं सामान्य उद्देश्य, जनरलाइजेशन क्या होता है? सामान्य उद्देश्य। और अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। दो प्रकार के उद्देश्य आए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में, एक तो दीर्घकालीन उद्देश्य और एक अल्पकालीन उद्देश्य। दीर्घकालीन उद्देश्य सामान्य उद्देश्य होते हैं और अल्पकालीन उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, आर्थिक नियोजन कर रहे हैं और हमें एक स्कूल खोलना है। क्या खोलना है? स्कूल खोलना है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक स्कूल खोलना है। अब हम इस उद्देश्यों को बहुत क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। अब हमारे दीर्घकालीन उद्देश्य स्कूल में क्या होंगे कि हमारा स्कूल अच्छा चले और उसमें बेहतर शिक्षा मिले। उसमें क्या मिले? क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को, सस्ती एजुकेशन मिले बच्चों को। इस तरह के जो उद्देश्य बनाए जाएंगे वो क्या है? दीर्घकालीन उद्देश्य। और उसके लिए प्लानिंग क्या करेंगे हम कि हमें इतने साल में इनके जितने भी पद हैं उनको भरे जाएंगे। हम इस साल 5 पोस्ट भरेंगे, नेक्स्ट ईयर हम कंप्यूटर का टीचर लाएंगे, उसके बाद में हम क्राफ्ट का टीचर लाएंगे, उसके बाद में वायलिन बजाने वाला टीचर लाएंगे, संगीत से जो है ना दिमाग तेज चलता, संगीत वाले टीचर लाएंगे, उसके बाद में डांसिंग का टीचर लाएंगे, बच्चे हमारे डांस करेंगे। तो ये जो है ना वो पूरी एक साथ जो प्लानिंग हो रही है वो दीर्घकालीन उद्देश्यों को लेकर हो रही है कि हम भविष्य में ये करेंगे। अब आते हैं इनके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अल्पकालीन है। अब जो स्कूल चालू हो गया तो हमें बताना है कि 2023-24 में क्या करेंगे हम। 2023-24 में क्या करना है कि 2023-24 में टीचर हमारे 15 हैं, कितनी पोस्ट खाली हैं कि 4 पोस्ट खाली हैं, 4 की भर्ती टेम्परेरी कर लो, गेस्ट फैकल्टी लगा दो, क्योंकि इस साल के रिजल्ट्स देने। ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दो कुछ, इस साल के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि इस साल हम ये करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस चालू करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के प्रयास जो करेंगे उनका हमारा लक्ष्य क्या है? 2023-24 का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ 23-24। वो जो लक्ष्य हैं वो अल्पकालीन लक्ष्य हैं और इनको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, चाहे वो रिजल्ट को रखना है या और किसी क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ना है। तो हमारे जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य बने वो दो प्रकार के उद्देश्य हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य और अल्पकालीन उद्देश्य। और सीधी सीधी बात मैं करूं ना बेटा,
तो दीर्घकालीन उद्देश्य पूरे नियोजन के होते हैं। पूरे आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जो है वो दीर्घकालीन है, और जो योजनाएं बनी वो योजनाएं 5 साल की हैं, बीच में एक आध साल की भी आई हैं, उनके उद्देश्य हमेशा अल्पकालीन रहे। योजना का उद्देश्य अल्पकालीन और नियोजन का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है। ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब ये मैं जो है इनमें डिटेल आपको बताऊंगा। कौन कौन से दीर्घकालीन उद्देश्य हमारे जो है वो बनाए गए। दीर्घकालीन उद्देश्य जो है वो कौन कौन से थे। पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दीर्घकालीन प्लानिंग, क्योंकि उस समय पे राष्ट्रीय आय बहुत कम थी, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ चौपट कर दिया था। तो ये पहला उद्देश्य रहा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय, पूरे देश की नेशनल इनकम निकाली, और प्रति व्यक्ति आय, दोनों की बात क्यों आई भाई। हमने ये कह दिया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई, तो क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी। सोचिए, हो सकता है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ता हुआ देश है। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं हम, इनकम पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम में किसका भाग देके, पॉपुलेशन का भाग देके। राष्ट्रीय आय में किसका भाग देके, जनसंख्या के आकार का भाग देके। जनसंख्या के आकार, जनसंख्या, ये कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई, वो राष्ट्रीय आय हो गई आपकी डबल, लेकिन जनसंख्या भी डबल हो गई, तो इसका मतलब वहां पे आर्थिक समृद्धि तो हुई है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ। दो अलग अलग टर्म्स आए ये, एक तो आर्थिक समृद्धि की बात करूं और एक आर्थिक विकास की बात करूं, दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय आय भी बढ़ गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। क्यों, जनसंख्या डबल हो गई। पहले जनसंख्या कुछ थी और अब जनसंख्या डबल हो गई। राष्ट्रीय आय तो बढ़ गई, लेकिन हर व्यक्ति के हिस्से में उतना ही आ रहा। तो ये बात जो है इसमें क्लियर है कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है, क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, तो इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी, तब जो है वो आर्थिक विकास होगा। मैं वापस से बता रहा हूं, दो टर्म आए, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि या वृद्धि। आपके इकोनॉमी की साइज बढ़ गई, अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ गई, मतलब आपकी इकोनॉमी ने ग्रोथ की है, लेकिन प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी है, इसका मतलब विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है तो विकास होगा। तो पहला लक्ष्य, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, पहला दीर्घकालीन उद्देश्य है। दूसरा है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, यह भी दूसरा दीर्घकालीन उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कार्यशील आयु समूह के, कार्यशील आयु समूह, वर्किंग एज ग्रुप वाले, यानी जो काम करने योग्य हैं, जो काम करने योग्य हैं और साथ में काम करने के इच्छुक भी हैं, काम करने योग्य हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं। कहने का मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, 18 साल 20 साल के हो गए हैं, काम करने योग्य तो हैं वो, लेकिन
काम करने के इच्छुक नहीं है, तो वो अगर घर पे बैठेंगे तो हम उसको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि वो काम करने का इच्छुक है ही नहीं। लेकिन बेरोजगार किसको कहते हैं? जो काम करने के योग्य भी है और वो काम करने की इच्छा भी रखता है। तो कार्यशील आयु समूह जो है उसमें ऐसे लोग जो योग्य हैं और इच्छुक हैं, उनको काम मिले, सबको काम मिले, वो आपका पूर्ण रोजगार है। और तीसरा जो उद्देश्य आता है वो है न्यायोचित वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण का मतलब, मान लीजिए किसी देश का आर्थिक विकास हुआ और इस आर्थिक विकास का लाभ समाज के कुछ प्रतिशत लोगों को ही हुआ। कुछ समाज के कुछ प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला, तो क्या यह न्यायोचित वितरण है? नहीं होगा। न्यायोचित वितरण उसको कहते हैं जब समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा मिले। देखिए, न्यायोचित शब्द का, इक्विटेबल की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बात कर रहा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान वितरण। समान वितरण और न्यायोचित वितरण में फर्क है। समान वितरण का मतलब तो ये हो गया कि आर्थिक विकास से जितना पैसा, देश की इकोनॉमिक जो साइज है, जितना पैसा हमने कमाया वो सब में बराबर बांट दो। जितना मुझे मिलेगा उतना तनु को मिलेगा, उतना निशु को मिलेगा, उतना शावनी को मिलेगा, उतना औरों को मिलेगा, 11th क्लास वालों को मिलेगा, इनके आपके पापा को मिलेगा, उनकी मम्मी को मिलेगा। वो समान, बराबर बराबर। ये तो है समान वितरण, जो कि न्यायोचित नहीं है। क्योंकि जितनी जिसकी क्वालिटी होती है, हम ये काम करें कि एक जो काम करने वाला मजदूर जो है उसके पास ज्यादा स्किल नहीं है, वो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, वो मजदूर भी ये कहे कि मुझे जो है सचिवालय में काम करने वाले एक बड़े अधिकारी के जितना वेतन मिले। सचिवालय में काम करने वाले एक अधिकारी 1.5 लाख रुपए वेतन ले रहे हैं, मजदूर कहे मुझे भी महीने का 1.5 लाख वेतन है, तो ये न्यायोचित कतई नहीं है, क्योंकि उनकी स्किल अलग है, इसकी स्किल अलग है। तो ये न्यायोचित वितरण की बात आती है। ये तीन जो हैं वो आपकी दीर्घकालीन उद्देश्य है। क्या है? दीर्घकालीन उद्देश्य है। अब अगली बात आती है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात। बता चुका हूं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात। आर्थिक समृद्धि उस स्थिति को कहते हैं, आर्थिक समृद्धि उस स्थिति को कहते हैं जब एक लंबी अवधि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लगातार वृद्धि हो। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो। और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में ये दोनों चीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में वह स्थिति आएगी जिसमें सामाजिक न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ यानी न्यायोचित वितरण हो आएगा। सामाजिक न्याय के साथ लंबी अवधि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, वो आर्थिक विकास होगा। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, लेकिन जो गरीब व्यक्ति था वो उतना का उतना ही गरीब रह गया, और अमीर थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। तो वो जो है वो आर्थिक विकास नहीं होगा। अब बात आती है अल्पकालीन उद्देश्यों की। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उनके जो उद्देश्य थे, छोटे टाइम के लिए जो उद्देश्य थे, वो अल्पकालीन उद्देश्य थे। जैसे प्रथम योजना थी आपकी, आपकी पहली योजना 1 अप्रैल, सारी योजनाएं हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। प्रश्न बनता है पहली योजना का कार्यकाल क्या रहा? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो उद्देश्य था, ये आपका अल्पकालीन उद्देश्य था। और उसके बाद जब इसमें ठीक ठाक हमको प्रोग्रेस मिली, इसकी प्रोग्रेस अच्छी रही, तो प्लानिंग कमीशन वालों ने ये सोचा कि ये तो सफल हो गया, तो अगली जो पंचवर्षीय योजना है, उस पंचवर्षीय योजनाओं में हमें कृषि से छोड़कर औद्योगिक विकास जो है उस पे करना है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो आया वो औद्योगिक उत्पादन, क्योंकि इसकी सफलता से प्रेरित होकर दूसरी योजना कब आई? आपके 1 अप्रैल 1956 से और 31 मार्च 1961, 5-5 साल लगातार चली हैं ये। बीच में कुछ एक वार्षिक योजनाएं आई हैं, बता दूंगा पूरी डिटेल्स इनकी। उसके बाद किसी योजना में आपने कीमत स्थिरता पे बात की, किसी योजना में मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग पे बात की, किसी योजना में निर्धनता उन्मूलन की बात की है, किसी योजना में पूर्ण रोजगार की बात की है, कोई योजना में शिक्षा को विश्वव्यापक बनाने पे बात की है, विकास की बात की है, स्थिरता की बात की है, पर्यावरण की बात की है। ये सारे उद्देश्य कौन से थे? अल्पकालीन उद्देश्य थे। और अब आती है बात हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की। 5 ईयर प्लान्स कब से कब तक हुए? ये देखिएगा, ये आपकी पंचवर्षीय योजना है। क्लियर है आपको? पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मुख्य उद्देश्य जो थे वो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और साथ में उत्पादन, आय और धन का समान वितरण। उत्पादन, आय और धन का समान वितरण, ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके जस्ट बाद में स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, और कृषि उत्पादन में वृद्धि से संतुष्ट होकर कि इससे आगे बढ़ेंगे हम और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। और औद्योगिक उत्पादन में भी कैसे उद्योगों पर विशेष फोकस किया गया? भारी उद्योगों का विकास करेंगे भाई साहब। किसका विकास करेंगे? भारी उद्योगों का विकास करेंगे। और जब दूसरी योजना पूरी हो गई, तीसरी योजना आई 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। तब ये बात की, यहां पे पहली योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि की थी, लेकिन अब कृषि में विशेषकर एक उन अनाजों पर जिक्र किया गया कि हमें खाद्यान्न जो है वो दूसरे देशों से मंगवाना नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? खाद्यान्न का उत्पादन जो है उसमें आत्मनिर्भरता की बात आई कि कम से कम हम उतना उत्पादन कर लेंगे कि हमें जो हमारा फूड ग्रेन है, जो खाने का अनाज खाद्यान्न है, वो बाहर के देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की बात भी आई और असमानता में कमी लानी। असमानता का मतलब कुछ लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लगातार 3 योजनाएं जो है वो पंचवर्षीय रही, लगातार 3 योजनाएं 5 ईयर की रही, 51 से लेके 66 तक। याद रखना, लगातार 3 योजनाएं पंचवर्षीय आई और सरकार के कुछ प्रशासनिक कारणों से बीच में प्लानिंग ना हो पाई 5 साल की, तो लगातार 3 योजनाएं आई। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967, 1 अप्रैल 67 से 31/3/68, 1/4/68 से 31/3/69। ये 3 वार्षिक योजनाएं बनी। 3 एक वर्षीय योजनाएं कहें या
वार्षिक योजनाएं कहीं 1 अप्रैल 66 से लेके 69 तक लगातार 3 वार्षिक योजनाएं बनी। यहां पे पंचवर्षीय योजना नहीं बनी इन 3 साल में, सरकार के विशेष प्रशासनिक कारण थे। तो ये 3 पंचवर्षीय योजना आने के बाद में याद रखना, पहली 3 के बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं आई, पहली 3 के बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं आई। ठीक है, उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं और आई, 2 पंचवर्षीय योजनाएं और आई, ये 69 तक हो गई थी। याद रखना, इनको क्रम से सिस्टमेटिक करोगे तो याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक यहां पे विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी गति को तेज करना, गति को तेज करना और बढ़ती हुई कीमतों में स्टेबिलिटी लाना, बढ़ती हुई कीमतों में स्थिरता लाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद अगली जो 5वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979, तो इनमें जीवन स्तर को ऊपर उठाना और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को जो है ऊपर उठाने की बात 5वीं पंचवर्षीय योजना में की। 3 पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद में 3 वन ईयर प्लान आए, उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना आई और फिर बीच में एक जो है वार्षिक योजना और आ गई। वो आई आपकी 1 अप्रैल 1979। इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएगा, आप इसको लिख के याद करेंगे, लिख लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक एक वन ईयर प्लान आया। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई आपकी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, जिसमें निर्धनता उन्मूलन की बात आई असमानता में। देखिए, कुछ एक चीजें कॉमन है जो तीसरी योजना में आई, वही बात छठी योजना में भी आई, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण करना, ये इसमें बात आ गई। और उसके बाद में ये योजना आई आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों का सृजन करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। याद रखें, पहले 3 पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद में 3 1 वर्षीय योजना आई, उसके बाद में 2 पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद में 1 1 वर्षीय योजना आई, उसके बाद वापस से 2 पंचवर्षीय योजना आई और उसके बाद में 2 1 वर्षीय योजना आई। 1 वर्षीय योजना किस क्रम में आई है? पहले 3 आई है, फिर 1 आई है और फिर 2 आई। 6 ही 1 वर्षीय योजनाएं आई, याद रखना, पहले 3 फिर 1 फिर 2। थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी तक ये याद रखिए कि पहले 3 आई, फिर 1 आई और फिर 2 आई। 2 कब आई? आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। शुरू में 1 वर्षीय योजनाएं कब आई? 3 के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं, फिर चौथी और 5वीं आई। उसके बाद में छठी से पहले 1 पंचवर्षीय योजना आ गई। उसके बाद में छठी और 7वीं आने के बाद में 8वीं से पहले 2 1 वर्षीय योजनाएं आ गई 1990 से लेके 92 तक। एक 90-91 की आ गई और एक 91-92 की आ गई। और उसके बाद में 92 से 97 तक आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, जिसके शताब्दी के अंत तक यानी 2000 तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग और पहली बार प्राथमिक शिक्षा की बात जब आई, एजुकेशन की बात, प्रश्न पूछा जा सकता है एजुकेशन की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, तो आप याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब? 1992 से 97 तक। और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की बात आई थी। किसकी बात आई थी? आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की बात 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई। अब बात आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आई 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास की बात की, कीमत स्थिरता के साथ विकास की बात की, जनसंख्या वृद्धि, और पहली बार जनसंख्या वृद्धि पर यहां पे बहुत ज्यादा हालात खराब होने लग गए थे। तब जनसंख्या वृद्धि पर हमने कहा था एजुकेशन की बात, एलिमेंट प्राइमरी एजुकेशन की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8th में। प्राइमरी एजुकेशन की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8th में। और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 9th में। पहली बार जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बात आई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना आई आपकी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007।
अब देखिए 8वीं में स्वास्थ्य की बात आ गई, शिक्षा की बात आ गई थी, तो यहाँ पे 10वीं में वापस से उपभोग के स्तर में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और असमानताओं को कम करने की बात आई थी। वापस से एजुकेशन की बात आई है 10वीं में, लेकिन मेन जो है वो पहली बार कब आई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2002। इसमें बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल निर्धनता कम करना शामिल है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात है, हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाने की बात है, उच्च कोटि के रोजगार बनाना और पर्यावरण संरक्षण की बात आई। और उसके बाद लास्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। और इसमें बात की गई तीव्र, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और इस पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद, चूंकि योजना आयोग समाप्त हो चुका था, इसकी जगह नीति आयोग की बात आ गई थी, तो अब से इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को अमल में लाना बंद कर दिया था। और इसके बाद में आधारिक संरचना और जो भी विकास है उनका काम योजना आयोग की बजाय कौन करेगा? नीति आयोग। कौन करेगा? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दिमाग में रखना बेटा, है ना। जस्ट अ मिनट। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, और ऑप्शन ये दे दिए जाएं कि ए श्री मनमोहन सिंह, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री अरविंद पनगड़िया, और डी श्रीमती सुमन बेरी। आप क्या उत्तर देंगे? ऑप्शन बी इज राइट, श्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ में एक बात और बता दूं कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं फिलहाल, वो है श्रीमती सुमन बेरी। नीति आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अब इन आर्थिक नीतियों की कुछ विशेषताएं हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, और कुछ इनके जो है फेल्योर्स हैं, कमियां जो रही, असफलताएं जो रही। एक पीरियड इसमें जो है 1 घंटा लगभग और लगेगा, तब जिक्र करेंगे। मिलते हैं, बाय।